Okay, so let's start with the final leg of our chapter 4. Chapter 4 का भी चौथा पार्ट जो है void agreements चालू करते हैं। अब देखो void agreements की जहां तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो अपन सब जानते हैं कि सर contract is an agreement which is legally enforceable. An agreement is said to be legally enforceable when it is having lawful object, lawful consideration, made with free consent of the parties who are competent to contract, and the agreement has not been declared as void agreements under the law. उस एग्रीमेंट को void agreement जैसे डिक्लेयर नहीं किया गया है अंडर द लॉ। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल में लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन वाला चैप्टर अभी अब हम लोग करके आ ही रहे हैं। सबसे पहले अपन ने कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर किया था, जिसका अभी नेक्स्ट आपके टेस्ट है, और बाय द टाइम अपन बात कर रहे हैं अभी क्लास में, आई होप आप लोगों की इस टेस्ट की तैयारी हो चुकी है। विद इन अ डे और सो I'll give you the question paper. Solve it at your convenience within next 2 or 3 days and give it back to me. फिर उसके बाद में अपन ने फ्री कंसेंट वाला चैप्टर कर लिया है। ठीक है, सो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन में 6 सिचुएशंस देखी थी जहां पर एक ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होता है, और 6th सिचुएशन जो थी वो थी एग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ये दो ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इनमें। ठीक है, चलिए, सो वॉइड एग्रीमेंट्स। अभी वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होता है, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ी थी। सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, देन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स ये भी पढ़े थे, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स भी पढ़े थे, देन अपन ने यूनिलैटरल, बाइलैटरल, इस तरीके से अपन ने बहुत सारी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे। तो उसमें से एक वॉइड एग्रीमेंट भी आ रहा था। वॉइड वर्ड दोनों में आ रहा है, वॉइड एग्रीमेंट में भी आ रहा है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में भी आ रहा है। तो वर्ड वॉइड का क्या मतलब है? void वर्ड का मतलब है विच इज नॉट एनफोर्सिएबल, नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, अपन तो बोलते ही हैं कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो ऐसी चीज विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज void। जब शुरुआत से ही कोई एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, वो शुरुआत से ही गलत है, तो हम उसे बोलते हैं कि सर ये तो void एग्रीमेंट है, यहां पर ही आके खत्म हो गया, ये वाला एलिमेंट कभी आके जुड़ा ही नहीं, तो यहां तक कभी गाड़ी आपकी पहुंची ही नहीं। ठीक है, सो लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाला पार्ट कभी भी इसमें था ही नहीं, आप शुरुआत से ही गलत हैं। void agreement is an agreement which is not enforceable by law. वेरी सिंपल। अभी तक किसी को कोई डाउट? ये सब तो पुराने कंसेप्ट्स को ही मैं वापस आपको ब्रश अप कर रहा हूं ताकि आसानी से अपने को आगे की चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, सो वंडरफुल अभी तक। अब सर देखो, void एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट है विच इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ। तो अब भाई मेरे दे रहा है निनाद के अलावा, हाथ खड़े करो। निनाद के अलावा किसको सुनाई नहीं दे रहा है? सर अभी अभी दे रहा है, अभी बराबर सुन दे। निनाद वो तेरा जो हेडफोन है ना उसका प्रॉब्लम है, हेडफोन और माइक तेरे दोनों उसके खराब है। नहीं नहीं सर, अभी बराबर सुनाई दे रहा है, बीच बीच में आपका हाई पिच लो पिच जैसे होता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरी तरफ से ऑलमोस्ट एवरीथिंग एज फार एज आई कैन सी इट इज ऑल राइट। चलिए जी, अब देखो void एग्रीमेंट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अभी अभी वापस गया आपका। अच्छा एक सेकंड रुको।
अभी आ रही है मेरी आवाज? Yes, sir. Yes, Is it perfectly fine now without any noise or disturbance? ठीक है, Yes, sir. ठीक है, चलिए। तो सर अब मैंने आपको वॉइड एग्रीमेंट्स समझाते हुए पहले चैप्टर में भी बताया था और अब वापस बता रहा हूं दैट वॉइड एग्रीमेंट्स फर्दर दो कैटेगरी के होते हैं, दो कैटेगराइजेशन है वॉइड एग्रीमेंट्स के। क्या क्या दो कैटेगराइजेशन है वॉइड एग्रीमेंट्स के? एक तो है वॉइड void ab initio discontinuo. एब इनिशियो, बिल्कुल सही बोला, वॉइड एब इनिशियो। और दूसरा है डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, वॉइड एब इनिशियो और डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स, दोनों ही शुरुआत से गलत हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसीलिए वॉइड एग्रीमेंट्स। लेकिन कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें आप शुरुआत से गलत हैं और ये बात लॉ में प्रूव्ड है। कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप शुरुआत से गलत हो, ये आपको बाद में जाके पता पड़ता है कि हम तो शुरुआत से ही गलत थे। सो यू डिस्कवर इट आफ्टरवर्ड्स दैट यू वर वॉइड सिंस बिगनिंग। ठीक है, सो यू डिस्कवर इट आफ्टरवर्ड्स दैट यू वर वॉइड सिंस बिगनिंग, आप शुरुआत से गलत थे। दोनों के एक एक एग्जाम्पल लेके वापस ब्रशअप करते हैं। वॉइड एब इनिशियो, एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स कैसे होते हैं बेटा? एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर void ab initio। ठीक है, मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। सर आप शुरुआत से ही गलत हो, यदि एक माइनर के साथ में मिस्टर एक्स ने कोई एग्रीमेंट बनाया है, सो दिस एग्रीमेंट इज शुरुआत से गलत एग्रीमेंट, इट इज अ void एग्रीमेंट, इट इज अ void ab initio एग्रीमेंट। ठीक है, void ab initio टाइप ऑफ void एग्रीमेंट। ठीक है सर, वेरी फाइन। अभी देखो डिस्कवर टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स में भी आप होते तो शुरुआत से ही गलत हैं, लेकिन आपको पता है इस बात का बाद में पता पड़ता है। कैसे सर? ये हमारा देवांश जो है ये इंपोर्टर ऑफ टॉयज है, इसके शिप से बहुत सारे टॉयज के कंटेनर्स आते हैं, दुनिया भर के टॉयज लाके इंडिया में डंप करता है, बेचता है। ठीक है, और ये है हमारी भान्यमी हु इज टॉयज की होलसेलर। ठीक है, तो देवांश का एक शिप आ रहा था फ्रॉम लंदन टू मुंबई। ठीक है, तो उसमें देवांश के 10 कंटेनर टॉयज के लदे हुए आ रहे थे। ठीक है, तो आज 19 तारीख को शाम को रात को 8 बजे इन दोनों ने आपस में एग्रीमेंट बनाया। क्या एग्रीमेंट बनाया? कि ये 10 कंटेनर जो है ये बान्यमी को देगा और बान्यमी जो है वो 10 लाख रुपए इसको टोटल कंटेनर्स में देगी, भान्यमी को देगा और ये 10 लाख रुपए इसको देगी। ठीक है, एग्रीमेंट कितनी बजे बना? 8 बजे। लेकिन इन दोनों को पता ही नहीं था कि 6 बजे शाम को, इनका ऐसा एग्रीमेंट बनाने से पहले शाम को 6 बजे शिप रॉक से रैक कर गया है, यानी कि शिप टकरा गया है और पानी के अंदर डूब चुका है। ठीक है, यानी कि अब इस एग्रीमेंट को पूरा करना पॉसिबल नहीं है, इस एग्रीमेंट को पूरा करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट बन गया है, ऐसी चीज के लिए एग्रीमेंट बन गया है जिसमें सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो चुका है शुरुआत से ही। जो बाद में जाके खत्म होता ना, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि उसमें एग्रीमेंट बनाया एक्स और वाई ने। शिप उस समय जिंदा था, शिप उस समय पूरा कहीं डूबा नहीं था। ठीक है, और बाद में वो खत्म हो जाता है, शिप डूब जाता है। एग्रीमेंट 8 बजे बना, शिप यदि 10 बजे डूबा है तो फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं रहा है। द कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ becomes void when it ceases to be enforceable by law. So this contract is becoming void at 10 o'clock, as at 10 o'clock it ceases to be enforceable by law, जिस समय शिप डूब रहा है। तो 8 बजे एग्रीमेंट बनाया और शिप डूबा 10 बजे, तो सर ये तो हो जाएगा void contract। और यदि इन्होंने 8 बजे एग्रीमेंट बनाया और शिप 6 बजे ही डूब चुका था, तो ये लोग शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट बना रहे हैं,
ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं और वॉइड एग्रीमेंट बना रहे हैं। इन लोग को पता बाद में पड़ता है कि हम तो शुरुआत से ही गलत थे। डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स। क्या ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए आपको? दोनों टाइप्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट समझ में आए? बोलिए ये सुनो। यस सर। ठीक है, वंडरफुल। तो अच्छा, इधर का एक और एग्जाम्पल लो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट का, कि आयोशी कनोडिया को बहुत गुस्सा आता था अपने लॉ के टीचर पे। क्यों गुस्सा आता था? कि इतनी बार एक ही सिंपल सिंपल चीज को रिपीट करते जाते हैं। ऐसा गुस्सा बहुत जनों का आता है, ठीक है, कि इतना धीमे धीमे क्यों पढ़ाते हैं। ठीक है, तो भैया मेरे को तो चाहे वो रितेश हो, चाहे वो निकुंज हो, चाहे वो हिमांशी हो, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो आयुषी को ये बात समझ में नहीं आई। आयुषी ने देवांश नाम के एक सीरियल किलर को मोदी सर की सुपारी दे दी कि मार डाल इसको। ठीक है, तो आयुषी कनोडिया ने और देवांश ने जो एग्रीमेंट बनाया है, ये शुरुआत से मर्डर करने के लिए एग्रीमेंट है। तो ये कैसा एग्रीमेंट हुआ? जिसका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये शुरुआत से ही वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, तो मर्डर करने के एग्रीमेंट्स, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के एग्रीमेंट्स, ये सब आईपीसी में कोई काम मना किया गया है वैसा काम करके सब वॉइड एग्रीमेंट्स हैं। ठीक है, कुछ वॉइडेबल भी होते हैं आईपीसी में मना किए गए, तो वो सब अपन कोर्जन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। वॉइड एग्रीमेंट्स और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइड एग्रीमेंट्स दो तरीके के, वॉइड एब इनिशियो एंड डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। तो इसमें अब आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ चुके हो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है हमारे लॉ में, कुछ एग्रीमेंट्स को शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट खुद लॉ में एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया गया है। खुद लॉ में एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया गया है। एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली वर्ड्स दो पढ़े। एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर मेड यूजिंग वर्ड्स आइदर इन ओरल और इन राइटिंग। तो सर लॉ तो हमेशा राइटिंग में ही होता है, लॉ कभी भी ओरल लॉ नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज विच आर मेड यूजिंग वर्ड्स। ठीक है, तो इसका मतलब है लॉ में एक्सप्रेसली कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, कुछ एग्रीमेंट्स के लिए लिख दिया गया है कि ये तो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट्स हैं, ये तो शुरुआत से वॉइड एग्रीमेंट्स हैं। तो अब ये चैप्टर हमको पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। लीगली एनफोर्सिएबल में एक पार्ट होता है कि वो वॉइड एग्रीमेंट लॉ में डिक्लेयर नहीं किया गया हो। तो सर कैसे एग्रीमेंट्स को लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड डिक्लेयर किया गया है? सर इन 10 तरीके के एग्रीमेंट्स को लॉ में वॉइड डिक्लेयर किया गया है। इसमें से मेरे ख्याल से 5 तो आप लोग पढ़ चुके हैं, उनको वापस पढ़ने की जरूरत ना है, ना अपन टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, सर्टेन एग्रीमेंट्स हैव बीन मेड एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। हिमांशी पढ़ना चालू कर। A void agreement is an agreement which is not enforceable by law. Such an agreement does not give rise to any legal effect, hence void ab initio. इससे कोई लॉ में किसी भी प्रकार की कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई पार्टी इफेक्ट नहीं होती, सब शुरुआत से गलत है। सो सर्टेन एग्रीमेंट्स हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, सो सबसे पहला क्या है? एग्रीमेंट्स मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज। एग्रीमेंट्स विच आर मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज। कौन कौन होती है इनकॉम्पिटेंट पार्टीज? पर्सन हु इज अ माइनर, or a person who is of unsound mind, or a person who has been specifically disqualified by law to enter into that particular kind of contract. So if these kind of persons are making an agreement, then in that case it's a void agreement. गलत एग्रीमेंट है शुरुआत से। ठीक है भाई, एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे एक एक को पढ़ना चालू, मतलब जो नहीं पढ़े हुए उनको पढ़ना चालू करेंगे। सेकंड, एग्रीमेंट्स विच आर मेड विद आइदर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन आर आल्सो वॉइड एग्रीमेंट्स। सर आप सभी जानते हो राइट हैंड साइड में, सर इनमें से एक भी यदि मिसिंग हो जाता है तो ये वाला पार्ट पूरा नहीं हुआ। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट,
या फिर कोई एग्रीमेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड स्पेसिफिकली एज वॉइड एग्रीमेंट। सर या तो ये नहीं, एक भी नहीं है इन पांचों चीजों में से, मतलब तो फिर ये वाला पार्ट पूरा नहीं हुआ, तो फिर वो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट। तो सर लॉफुल ऑब्जेक्ट या लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। एग्रीमेंट मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज, ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट कौन सा है? एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट। देखो सेकंड और थर्ड पॉइंट में डिफरेंस है, जब पॉइंट करेंगे तब आपको डिटेल में बताऊंगा। एग्रीमेंट विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन फुली, एंड एग्रीमेंट विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन इन पार्ट एंड पार्शियल, नॉट फुली। ठीक है, दोनों में फर्क होता है, दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग अलग होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, एग्रीमेंट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक वाला चैप्टर अपन ने किया था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। दो पार्टीज ने बायलैटरल मिस्टेक यदि कमिट कर ली है, काला घोड़ा सफेद घोड़ा, काला घोड़ा सफेद घोड़ा वाला एग्जाम्पल, सो एन एग्रीमेंट which is made under mutual mistake of fact is also void agreement। वहां पर कितने सारे पढ़े थे अपन ने, बायलैटरल में तो हर जगह void ही void आ रहा था। ठीक है, चलिए, सो वो भी void agreements। एग्रीमेंट्स देखो फर्स्ट कर चुके हैं, सेकंड कर चुके हैं, फोर्थ कर चुके हैं, जो हाईलाइटेड है ना ग्रीन कलर से, वही हमें करने बाकी हैं। सो एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन, तो बहुत सिंपल सी बात है यार, यदि कंसिडरेशन का एलिमेंट ही नहीं आएगा तो वो शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट है। ठीक है, भले ही कंसिडरेशन का एलिमेंट इनएडिक्वेट ही क्यों नहीं हो, सफिशिएंट नहीं हो, तो भी वो 1 रुपए का कंसिडरेशन भी मिला है तो भी वो वैलिड कंसिडरेशन होगा। ठीक है जी। जब मैं आपकी कॉपीज चेक कर रहा था लास्ट कंसिडरेशन वाले एग्जाम की या टेस्ट की, तो उसमें एक क्वेश्चन दिया था मैंने, दैट कंसिडरेशन इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन पे आपको कमेंट करना था। तो आप में से काफी बच्चों ने बिल्कुल सही बोला कि सर कंसिडरेशन यदि इनएडिक्वेट है तो इससे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहां तक तो आप सबने सही लिख दिया, लेकिन इसके आगे भी एक पॉइंट जो आपको एक छोटे से क्वेश्चन जो 4 नंबर का था उसमें आपको मेंशन करना था, कई बच्चों ने किया कई ने नहीं किया, कि सर हाँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा, लेकिन इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन को हम कहां पर कंसिडर करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट आई है या नहीं। इस बात को देखते समय हम कंसिडरेशन कितना आया है, एडिक्वेट आया है या नहीं आया है, इस बात से फर्क पड़ता है फ्री कंसेंट के ऊपर। ये देखने में, जांचने में हम इसे कंसिडर डेफिनेटली करेंगे कि कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं क्या वो कोर्जन, अंडी इन्फ्लुएंस, कोर्जन या अंडी इन्फ्लुएंस से तो फॉर्म नहीं हो गया है, ये दिमाग में एक बार आएगा जरूर। तो ये सेकंड आपको मेंशन करना था कि पहला पॉइंट तो कि इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन से कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम भी हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। जरूरी क्या है, दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिले अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। But inadequacy of consideration can definitely be considered to arrive at a conclusion whether the consent has been freely given or not under the contract. ये पॉइंट कई बच्चों ने मेंशन नहीं किया, आपको करना चाहिए था। ठीक है, कि 10 लाख की जमीन गुंडा जबरदस्ती आपसे 2 लाख रुपए में ले रहा है, तो ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। तो यहाँ पर जब हम फ्री कंसेंट वाली बात देखेंगे तो हम जांचेंगे जरूर, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन आया है तो सर कहीं ना कहीं कंसेंट फ्री है या नहीं है, कंसिडर करेंगे इस बात को। ठीक है, सो एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन आर एब्सोल्युटली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हाँ इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर दोनों पार्टी से अपोजिट पार्टी को कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। बताना चालू कीजिए, बताना चालू कीजिए। हिमांशी सबसे पहले तू बता एक। So marriage, family arrangements, partitions, फैमिली अरेंजमेंट्स, पार्टीशंस। अच्छा, ये तो तू वो बोल रही है जहां पर कोई बंदा यदि पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो भी वो इस पे स्यू कर सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलने लग गई तू। मैं तो तेरे से पूछ रहा हूं, दोनों पार्टीज को
अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है तो भी ये वैलिड, एक ही को मिल रहा है तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो वाले एक्सेप्शंस पूछ रहा हूं। बेसिक रूल इज नो कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज मींस नो कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस रूल। किसने हाथ खड़ा किया था बताइए? यस शैलिशा, एक आप बताओ। और गिफ्ट्स। गिफ्ट्स, बिल्कुल। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि सर वो राइटिंग में हो, सर वो रजिस्टर्ड हो, ऐसा कुछ है? शैलिशा? नहीं सर। नहीं है। अच्छा, दूसरा हिमांशी। So charity. चैरिटी में क्या पॉइंट है? ये तो गूगली वाला अगर पॉइंट बताया गया। चैरिटी से लायबिलिटी अंडरटेक की होगी अदर पर्सन ने तो दे आर लायबल टू पे। अगर नहीं की है तो वो चैरिटी लाइक रिवोक भी कर सकते। बिल्कुल सही बोला, वेरी गुड। नेक्स्ट शिवम जैन। सर एजेंसी। वापस बोल। एजेंसी। एजेंसी, परफेक्ट। जरूरी नहीं है एजेंसी में एजेंट अपॉइंट करते हुए एजेंट को कंसिडरेशन मिल ही जाए या पार्टी दूसरी प्रिंसिपल को कंसिडरेशन मिल ही जाए। कनोडिया बोल। Natural love and affection. एग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन में एक पार्टी से दूसरी पार्टी को जा रहा है, दूसरी से पहली को नहीं भी आवे तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट बोलो। यस देवांश। बेलमेंट। किस तरीके का बेलमेंट? ग्रेशियस सर ग्रेशियस बेलमेंट। ग्रेशियस बेलमेंट। आपने अपने दोस्त को अपनी मोटरसाइकिल एक दिन के लिए चलाने को फ्री में दे दी, ठीक है, तो ग्रेशियसली दे रहे हो, उसके लिए कुछ चार्ज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ग्रेशियस बेलमेंट्स आर सच एग्जांपल। यस निकुंज। टाइम बार्ड डेट्स। प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट्स, बिल्कुल सही। चाहे पार्शली चाहे फुली, चाहे पार्शली चाहे फुली। यस। नेक्स्ट एक और है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ शिवम बोल। सर पास्ट वॉलेंट्री है सर्विस। A promise to pay for past voluntary service. Past voluntary service. Yes. काफी सारे अपन ने कर लिए, कोई बच तो नहीं गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन आर डेफिनेटली वॉइड एग्रीमेंट्स, लेकिन यदि एग्जाम में इन एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन आता है तो आप लोग को ध्यान रखना है कि भैया ये वॉइड एग्रीमेंट नहीं, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। ऐसे एग्रीमेंट जो किसी को शादी, रिस्ट्रेंट मतलब रोकना, जो किसी को शादी करने से रोक रहे हो, ये डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं आपसे। जो किसी को शादी करने से रोक रहे हो, जो किसी को काम धंधा करने से रोक रहे हो, या जो किसी को किसी के खिलाफ केस करने से रोक रहे हो, वो कितने हद तक वॉइड एग्रीमेंट्स है, इसमें भी थोड़ा डिटेल में कूदना पड़ेगा इस छठे नंबर पॉइंट में अपने को, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट अभी तक नया आया है, सिक्स पॉइंट अभी तक अपने को नया आया है, बाकी सब अपने देखे हुए हैं। पॉइंट नंबर 7, एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। सर एक्स किराएदार बनने के लिए और वाई जो है वो लैंडलॉर्ड बनने के लिए आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्स ने वाई को बोला या तो मैं आपको 10,000 रुपए किराया दूंगा या मैं आपको 12,000 रुपए किराया दूंगा। अरे यार एक चीज बोलना, ऐसा एग्रीमेंट यदि बना लिया है तो इट इज हैविंग अनसर्टेनिटी का एलिमेंट, so this is a void agreement boss. Things should be crystal clear, number 1. Number 2, sir हमारा निकुंज जो है वो क्या है,
खाने के तेल में एडिबल ऑयल का डीलर है, एडिबल ऑयल का डीलर है, यदि ये केवल और केवल मूंगफली के तेल में डील करता है, ठीक है, एक ही तरीके के ऑयल में डील करता है, और पलक राठी आई और इसको बोली निकुंज मेरे को 5 लीटर तेल की जरूरत है, ये पकड़ो पैसे और 5 लीटर तेल भिजवा देना, तो पलक ने कौन सा तेल भिजवा देना ये नहीं बोला था, लेकिन सिचुएशन से हम लोग को पता है कि निकुंज केवल एक तरीके के ऑयल में डील करता है, तो वो उसी का लिए दोनों बात कर रहे हैं। यानी कि यदि हम सिचुएशन से अनसर्टेनिटी का एलिमेंट को हटा सके तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम सर्टेनिटी पे अराइव हो जाएं। लेकिन यदि निकुंज 5 अलग अलग तरीके के एडिबल ऑयल के लिए डील करता है, पलक ने कहा मेरे यहाँ 5 लीटर तेल देना, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर गई आपसे। अभी आ रही है? Yes. हिमांशी आ रही है भाई? हिमांशी यस और नो? यस ठीक है, बता दिया करो यार सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, केबल हिल गया, माइक हिल गया है, ठीक है। चलिए, तो अनसर्टेनिटी का एलिमेंट लिए हुए जो एग्रीमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन इज वॉइड एग्रीमेंट। इट इज आवर ड्यूटी कि यदि सिचुएशन से हम लोग अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी की तरफ बढ़ सकें तो हमें बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इज वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजर या वेजरिंग किसे बोलते हैं? जो हमारे रिया राठौड़ को करना बड़ा पसंद है, ठीक है, रिया राठौड़ मार्केट में जाती है, रोज बैटिंग करती है। वेजरिंग एग्रीमेंट्स मींस ऐसे एग्रीमेंट्स जिनमें बैटिंग या सट्टेबाजी होती है। रिया राठौड़ कहती है आज बारिश हुई तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगी, नहीं हुई तो तू मुझे 100 रुपए देगा, ठीक है, ऐसे कर करके रोज बैटिंग लगाती है। सो व्हाट इज शी मेकिंग? सट्टेबाजी या बैटिंग के लिए एग्रीमेंट्स बना रही है, तो वो वेजरिंग एग्रीमेंट्स है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर बेसिकली वॉइड एग्रीमेंट्स। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर हमको उसको वॉइड नहीं मानना है, या वॉइड नहीं मानना है तो क्या हम वैलिड मानेंगे, ये सब बातें जब हम वेजरिंग एग्रीमेंट डिस्कस करेंगे ना तब आपको बताऊंगा, ठीक है। एग्रीमेंट्स तो ये देखो, 3rd नया आ गया, 6th नया आ गया, 8th नया आ गया, 9th एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट्स। एग्रीमेंट्स ये, हालांकि मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको करा दिया था, बेचारा देवांश फालतू ही इस एग्जाम्पल में बदनाम हो गया था, ठीक है, तो करा तो दिया है 9th नंबर पॉइंट, पर एक बार वापस कर लेंगे। 9th और 10th एग्रीमेंट्स, हाँ 9th नहीं 10th कराया था। एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स और एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। तो 9th और 10th में फर्क भी समझना है, इसलिए भी एक बार वापस करना पड़ेगा। दोनों में फर्क क्या है? देखो, एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट, कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट। एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स या डिपेंडेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स, समझना। अभी मैंने एक शिप का एग्जांपल लिया था ना आपको थोड़े टाइम पहले, कि देवांश का शिप आ रहा है और पलक राठी उससे, वो या मान्यमी उससे 10 कंटेनर इसके आ रहे हैं, ये 10 कंटेनर देगा और बदले में 10 लाख रुपए देगी, ठीक है। ये एग्रीमेंट बन रहा है शाम को 8 बजे, ठीक है, पहले से ही 6 बजे शिप डूब चुका है, तो सर कंटेनर आएंगे या डिलीवरी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये किस बात पे कंटिंजेंट या डिपेंडेंट है? ये किस बात पे कंटिंजेंट या डिपेंडेंट है? शिप के आने या नहीं आने पे। शिप के आने पे या शिप के नहीं आने पे डिपेंड करेगा कि देवांश इस माल की डिलीवरी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो एग्रीमेंट्स डिपेंडेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट्स, शिप तो पहले से ही डूब चुका है, उस पर डिपेंड कर रहे हो कि शिप आएगा तब दूंगा, तो ये वॉइड एग्रीमेंट्स है। क्या ये 9th नंबर पॉइंट समझ में आया आपको? बोलो। Yes. ठीक है। एंड एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, इसमें देवांश हमारा बदनाम हो गया था। कैसे बदनाम हुआ था?
देवांश की एक कौन है? देवांश जल्दी बता। सर कौन सी वाली? कौन सी वाली? अरे बाप रे, देवांश की मैं तो एक ही समझ रहा था, सीधा समझ रहा था। तो देवांश यदि इसे वादा करता है, मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद और सितारे तोड़ के लाऊंगा, तो लड़की यदि समझदार होगी ना तो 1 सेकंड में समझ जाएगी ये माँ फर्जी आदमी है। ठीक है, इसकी बातों का विश्वास नहीं करना है। इसी एग्जाम्पल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये ऐसा वादा कर रहा है जिसको करना कभी भी पॉसिबल नहीं है। इट इज एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। इसी कंसेप्ट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अप्लाई करो। जब देवांश मिस्टर एक्स से, मिस्टर एक्स मींस मिस्टर निकुंज से, चलो मिस्टर निकुंज से हो, इससे वादा करता है मैं तेरे लिए आसमान से है ना फिजिकली स्टार और चांद के कुछ टुकड़े ले आऊंगा और तू बदले में मेरे को है ना 50 लाख रुपए दे देना। तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हैं टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, वहां से चांद और सितारे तोड़ के लाना या इम्पॉसिबल काम करने के लिए एग्रीमेंट बना रहे हैं। सो इट्स अ वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, और भी एग्जाम्पल पढ़े थे अपन ने। मैजिक से ट्रेजर ढूंढने के एग्रीमेंट को हमारे लॉ में इम्पॉसिबल काम माना गया है, क्योंकि हम मैजिक में लॉ में विश्वास नहीं करते हैं। सो वॉइड एग्रीमेंट, शुरुआत, इट्स एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल थिंग। ठीक है, सो 9th and 10th, तो 3, 6, 8, 9 और 10 ये अपने को नए करने रहेंगे। ठीक है सर, क्या आप लोग को चैप्टर का एक ब्रॉड ओवरव्यू मिल गया? यहां से बोलो, चैप्टर का ब्रॉड ओवरव्यू मिला? यस। अब तुम यदि अपने आईसीआई के मॉड्यूल में देखोगे ना, तो वहां पर जो वॉइड एग्रीमेंट्स वाला चैप्टर है उसमें इसमें से 1 या 2 पॉइंट कम मिलेंगे तुमको। ठीक है, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये दोनों वॉइड एग्रीमेंट्स नहीं हुए। वहां पर तुम्हें इसमें से मैंने 10 पॉइंट कराए हैं, तुमको 1-2 पॉइंट्स कम मिलेंगे। ठीक है, ये उस मॉड्यूल की कमी है कि उन्होंने सारी चीजों को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो चलो आओ अपन देखो सीधा पॉइंट नंबर 3 से चालू करें। पॉइंट नंबर 3 से, एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट। पॉइंट नंबर 3 से चालू करना है। एक बार टाइम खत्म हो रहा है तो आप लोग रिजॉइन करो, फिर अपन वापस करना चालू करते हैं। मेरी बात सुनो, ये जो रिवीजन के लिए मैं पॉइंट्स लिखने का बोलता हूँ, ये लोग आप लोग वापस लिख के भेज नहीं रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे अगला बैच एज इट इज मिल जाएगा, फर्क आप लोगों के पड़ जाएगा। इसलिए करना वापस चालू कर दो। खूब उमंग और तरंग हो गई है, वापस करना चालू कर दीजिए।